Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter Mr. Talent's Ghost, written by Mary Babe from New Pathways book of Standard 8, Unit 6 and Section 2. Now, in the first part of this video, first part of this chapter, we have read till page number 2. हम लोगों ने पेज नंबर 2 तक पढ़ा था, पेज नंबर 150 एंड 151, एंड विच वी हैव सीन, विच वी हैव रेड, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे मिस्टर टैलेंट का जो घोस्ट है, आई मीन मिस्टर टैलेंट जो है खुद वो उस नैरेटर से मिलने आते हैं और अपने कुछ विल के बारे में बात करते हैं, उस विल के बारे में वो बताते हैं, और साथ ही साथ वो एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, उसको नैरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि नैरेटर के समझ से बिल्कुल परे है। और नैरेटर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बैठ करके वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पक रहा है। जैसे आप बोलते हैं किसी को कि मुझे ज़्यादा मत पकाओ, तो लाइक अगर वो आपके इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ से स्किप कर जाए, राइट। सो दिस इज़ हाउ मिस्टर टैलेंट जो है उसको कहानी सुना रहे थे, और वो सुनने के बाद जो है मेन नरेटर काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है। हाउएवर इन द एंड, जब वो खाने का वेट कर रहा होता है, उसी वक्त जो है उसकी मेड खाना लेके आती है, और फिर दोनों खाना खाते हैं, एंड दे सेड कि फिर लास्ट में बोलते हैं कि अब जो है उनके बिल के बारे में बात करते हैं, और उन्होंने बोला कि वो अपना जितना भी सारा पैसा है और वो उनका जो संपत्ति है वो रिटर्न कर रहे हैं, और वो उसको पॉस्थमस पब्लिकेशन के नाम से करने वाले हैं। और साथ ही साथ वो नरेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो जो है बाद में उनके बिहाफ पे इन चीज़ों को ड्रॉ करे, और उस पब्लिकेशन में जो है उस मैन्युस्क्रिप्ट का वो ट्रस्टी बन जाए। सो नाउ विल कंटिन्यू मोर, हम लोग देखेंगे आगे के चैप्टर में, आगे के पार्ट में क्या होता है। आई सेड आई वॉज टू बिजी, ही रिप्लाइड दैट आई कुड ड्रॉ अप द बिल टुमारो, आफ्टर दैट यू नीड डू नो मोर। तो यहाँ पे जो है नरेटर बोलता है कि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, तो उनका जवाब आता है ठीक है, मैं कल बिल को ड्रॉ कर लूँगा, और उसके बाद तुम्हें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। यू कैन पे अ क्रिटिक टू रीड द मैन्युस्क्रिप्ट। आप क्रिटिक का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो खामियां निकाल सके या इवैल्यूएशन कर सके आपके लिखे गए चीज़ों को, ठीक है। तो वो साथ ही साथ कहते हैं कि आप मैन्युस्क्रिप्ट का जो रीडर होगा, जो मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ेगा, उन क्रिटिक को आप पे करना। यू कैन पे पब्लिशर टू पब्लिश देम, आप पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए भी पैसे देना। एंड आई इन देम शैल बी रिमेंबर्ड, और उस चीज़ से इनको क्या फ़ायदा होगा कि जब उनकी मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश होगी तो लोगों के बीच में उनको याद रखा जाएगा। He added that if I still had doubts as to their literary worth, he would read me another. और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि अगर उनको नैरेटर को कोई शक है कि उनका साहित्यिक जो ज्ञान है, लिटरेरी नॉलेज जो है, अगर मतलब कुछ मतलब मायने रखता है, तो वो आगे के कुछ और पेजेस पढ़ के, चैप्टर्स पढ़ के उसको नरेटर को सुनाएंगे। आई गेव इन, वुड एनी वन एल्स हैव डन डिफरेंटली। तो यहाँ पे जो है नरेटर काफ़ी परेशान था, एक तो फ्रस्ट्रेट था, तो उसने गिव अप कर दिया, और साथ ही साथ ये बोलता है कि अगर कोई मेरी जगह पे दूसरा होता तो वो दूसरी तरीके से रिएक्ट करता। आई ड्रू अप द बिल, लेफ्ट एन एड्रेस वेयर ही कुड सेंड दिस स्टफ एंड लिफ्ट द इन। और उसके बाद जो है नरेटर वो बिल जो रखा हुआ था वहाँ पे उसको उठाता है, वहाँ पे एक पेज पे अपना एड्रेस लिख करके वहाँ पे छोड़ देता है, और बोलता है कि आप यहाँ पे इस जगह पे अपने स्टफ़, अपने सामान को भेज सकते हैं, और उसके बाद वो इनसे निकल जाता है। आफ्टर दैट आई फॉरगॉट मिस्टर टैलेंट, आई हर्ड नथिंग मोर
ऑफ हिम फॉर सम ईयर्स। उसके बाद नरेटर मिस्टर टैलेंट को भूल जाता है एंड करीब करीब उनके बारे में करीब कुछ सालों तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है नरेटर के पास। इट वॉज अबाउट 10 ईयर्स लेटर दैट आई सॉ द नोटिस ऑफ हिज डेथ इन द पेपर। और करीब 10 सालों के बाद एक पेपर में जो है नोटिस आया हुआ था जिसमें कि मिस्टर टैलेंट के मृत्यु के बारे में लिखा हुआ था, जिससे पता चला नरेटर को कि उनकी मृत्यु हो गई। नाउ इट सेज पुअर चैप आई थॉट ही हैज़ बीन रीडिंग टू मच। बोलते हैं बेचारा टैलेंट जो था काफ़ी समय व्यतीत करता था रीडिंग के ऊपर। समबडीज पेशेंस हैज़ गिवन आउट। और अब ऐसा लगता है जैसे किसी का धैर्य जो है मतलब ख़त्म हो गया, टूट गया है। वेल ही वोंट एवर बी एबल टू रीड टू मी अगेन। और अच्छा हुआ अब वो मेरे सामने जो है दोबारा उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ के मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। And they claim, sir, to share equally with their manuscripts. They threaten to take proceedings. और साथ ही साथ वो बोलता है कि उसके जो रिलेशन वाले हैं वो बोलते हैं कि जो भी इस मैन्युस्क्रिप्ट से जो अर्निंग होगी वो उसको बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो उनको प्रोसीडिंग का मतलब कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने धमकी दी है, दे थ्रेटन टू टेक प्रोसीडिंग्स। उन्होंने धमकी दी कि अगर इक्वली शेयर नहीं किया गया जो पैसे अर्न होते हैं उससे, तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आई लुक्ड एट द बॉक्स, आई आस्क्ड इफ़ इट वर फुल। उसके बाद जो यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टीन का बॉक्स था, उस टीन के बॉक्स की तरफ नरेटर देखते हैं और वो चूँकि पूरा भरा हुआ था तो बोलता है क्वाइट सर, टाइप्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स वेरी नीटली डन। तो क्लर्क बोलता है कि हाँ बिल्कुल भरा हुआ है और काफ़ी टाइपिंग करके ये मतलब अच्छे से टाइप करके इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया है। When I opened Mr. Talent's box, I felt like somebody letting loose a genie, and indeed I had already read the will and the letter, and discovered that the fortune was moderately large. Now hold on just 1 second. Now here genie means, जिनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जिन जो होता है एक बोतल से निकला जिन, वही जिनी की बात कर रहा है। तो मिस्टर टैलेंट नरेटर बोलता है जब उन्होंने मिस्टर टैलेंट का बॉक्स खोला तो उनको ऐसा एहसास हुआ जैसे जिनी जो है उस बॉक्स से बाहर निकल रहा है। एंड इंडीड आई वॉज, उनको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ। उसके बाद चूँकि वो बिल और लेटर पहले पढ़ चुके थे, अब उनको ऐसा आभास हो रहा था कि उनका जो भाग्य है वो काफ़ी बहुत बड़ा है। आई ग्लैंस्ड एट सम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर उन्होंने ऐसे ही हल्का फुल्का पलट के पढ़ा। इमीडिएटली द रूम सीम्ड फुल ऑफ मिस्टर टैलेंट्स प्रेजेंस एंड हिज वॉइस। और उसके बाद जो है इनको ऐसा एहसास हुआ कि जिस रूम में खड़े होकर वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे मिस्टर टैलेंट का जो है आभास होना, चूँकि वो मर चुके थे, अब उनकी प्रेजेंस जो है उस रूम में आ चुकी थी और उनकी आवाज़ जो है उसके कानों में, नरेटर के कानों में सुनाई पड़ रही थी। तो उस चीज़ को देखने के लिए नरेटर आसपास में देखते हैं। आई लुक टुवर्ड्स द नाउ डस्की कॉर्नर ऑफ द रूम एज इफ़ ही माइट बी लूमिंग देयर। और उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने कमरे में इधर उधर ध्यान डाला। तो डस्की कॉर्नर मतलब, डस्की मतलब काला, काला जो हो जाता है धूल के कारण। तो एक कॉर्नर था जिधर काफ़ी, जिस साइड में काफ़ी धूल था उस साइड में उन्होंने देखा और ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो अपीयर हो रहे हों, निकल के बाहर आ रहे हों। एज आई रैन थ्रू मोर ऑफ द पेपर्स, फिर बाद में कुछ नहीं दिखा उनको तो वो फिर पेपर्स को पलट करके देखने लगे, पढ़ने लगे। आई रियलाइज्ड दैट what Mr. Talent has chosen to read me had been the best of them। और अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि जो मिस्टर टैलेंट उस वक्त उस टाइम पे उनके सामने पढ़ रहे थे वो इन सारे मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे बेस्ट था। आई लुकड अप
Johnson's telephone number and asked him to come round. He is a journalist. ना उसके बाद नरेटर जो है अपने एक दोस्त जिसका नाम जॉनसन है उसका टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे, उसको टेलीफोन किया, उसको बोला जल्दी से तुम आ जाओ, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट था तो उस चीज़ को पब्लिश करवाना चाहते थे वो, या उससे उसके विषय में बात करना चाहते थे. Now he came round at once. He eyed the manuscripts with rapture, for at heart he is a critic and has the eternal hope of unearthing a masterpiece. अब जब जॉनसन आता है तो वो जल्दी से उसके पास आने के बाद उस मैन्यूस्क्रिप्ट को काफ़ी रैप्चर का मतलब होता है विथ डिलाइट, काफ़ी खुशीपूर्वक जो है, मतलब उसको एक ऐसा चीज़ मिल गया जिसके ऊपर जर्नलिस्ट का नेचर आप जानते हैं कि दे आर ऑलवेज इन मीन हरी ऑफ लुकिंग फॉर न्यूज़, समथिंग विच कैन जनरेट सेंसेशन, सनसनी पैदा कर सके. तो उसने मैन्यूस्क्रिप्ट को काफ़ी खुशीपूर्वक देखा और उसके बारे में नरेटर बोलते हैं कि चूँकि वो हृदय से तो एक क्रिटिक था जो चीज़ों को क्रिटिसाइज करता था, खामियों को निकालता था, और उसके अंदर इटर्नल का मतलब होता है सनातन, मतलब काफ़ी लंबे समय से, एंड हैज़ द इटर्नल होप ऑफ अनअर्थिंग अ मास्टरपीस. अनअर्थिंग अ मास्टरपीस का मतलब कि किसी आई मीन बड़े से ढेर से कोई ऐसा बेशकीमती चीज़ निकालना. तो इस मैन्यूस्क्रिप्ट में से जो सबसे बेशकीमती लेख है उस चीज़ को निकालने का काम जो है जॉनसन कर सकता है, ऐसा नरेटर को लगा. वेल इट डिपेंड ऑन मी वेदर दे आर पब्लिश्ड. ठीक है, अब इसमें जो जॉनसन है बोलता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये पहले पब्लिश किया गया था या नहीं किया गया था, और उसके बाद मैं पब्लिश करूँगा या नहीं करूँगा. तो नरेटर पूछते हैं विच आर पब्लिश्ड, कौन सा पब्लिश हुआ था. सम विल हैव टू बी, तो बोलता है कि कुछ को पब्लिश कर सकते हैं. द विल से सो, क्योंकि विल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उसको पब्लिश किया जा सकता है. बट इफ़ आई फाउंड देम ऑल वर्थलेस द रिलेटिव्स वुड गेट मोर ऑफ द कैश. आई शैल हैव टू लुक इन टू दैट. फिर उसके बाद मीन ही सेज कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे वर्थलेस हैं तो रिलेटिव्स को जो है मीन शायद हो सकता है कि ज़्यादा पैसा मीन मिलेगा कैश के रूप में, और इसके लिए मुझे इसको मतलब देखना होगा, इसको डिटेल में पढ़ना होगा. नथिंग अकर्ड फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं हुआ. देन लेटर्स बिगेन टू कम फ्रॉम मिस्टर टैलेंट्स रिलेशन. उसके बाद बहुत सारे पत्र जो है टैलेंट्स के सगे संबंधियों के तरफ से आने लगे. दे वर अ प्रोलिफिक फैमिली, दे वर all very poor, very angry, and intensely uninterested in literature. They were all alike in two things: the complete absence of literary excellence and legal exactitude. Now, let me explain you. अब मिस्टर टैलेंट बोलते हैं वो सारे प्रोलिफिक फैमिली से आते हैं. प्रोलिफिक का ऐसे मीनिंग होता है उर्वर, लेकिन यहाँ पे जो है आप उसको एज अ फ्रेज लेंगे. निम्न वर्ग का जो फैमिली होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोलिफिक. काफ़ी मेहनत करने में विश्वास रखता है, और चूँकि वो सारे गरीब थे और काफ़ी गुस्से में थे और उनको साहित्य में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. हाँ, उनको दो चीज़ों में जो है काफ़ी रुचि था, एक जैसे थे. पहला था द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिटरेरी एक्सलेंस. उनके अंदर में साहित्यिक जो एक्सलेंस है, ज्ञान है, वो बिल्कुल भी नहीं था. एंड लीगल एक्सटीट्यूड का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, जैसे आप हैं वैसा होना. ठीक है, तो लीगली वो जैसे थे वैसे दिखा नहीं रहे थे, काफ़ी गुस्सा शो कर रहे थे, और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो मनी है, पैसा है, उनको मिल जाए. इट टुक एन इंक्रीजिंग टाइम डेली टू रीड एंड आंसर दिस. उनको काफ़ी समय लगता था डेली पत्रों को पढ़ना और उसको जवाब देना. इफ़ आई गेव देम एनी होप आई एट वंस फेल्ट मिस्टर टैलेंट्स होवरिंग प्रेजेंस म्यूट एनेक्सियस हर्ट.
और साथ ही साथ नैरेटर ये बोलते हैं कि अगर मैं उनको कोई उम्मीद देता था तो ऐसा लगता था जैसे मिस्टर टैलेंट का जो घोस्ट है उनको उनका होवरिंग प्रेजेंस, एक डराने वाला जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे था, शांत बैठा हुआ था। अनेक्सिस काफ़ी गुस्से में, काफ़ी हर्ट फील कर रहा था। इफ़ आई गेव नो होप आई गॉट अ लॉयर्स लेटर बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट। और अगर वो कोई उम्मीद नहीं जगाते थे तो उनको जो है वकील की तरफ से एक लेटर वापस रिटर्न में मिलता था, जवाब देने के लिए बोला जाता था। नो बडी बट माई सेल्फ सिम टू फिल द पैथोज ऑफ मिस्टर टैलेंट्स एम्बिशंस एंड ड्रीम। और नरेटर बोलते हैं कोई इस बात को समझे या ना समझे, सिर्फ और सिर्फ नरेटर समझ पा रहा था। पैथोज का मतलब होता है यू कैन से कि डिस्पेयर, उनकी जो नाराज़गी थी या फिर इस चीज़ को महसूस किया जा सकता था कि उनका जो एम्बिशन था, उनका जो ड्रीम था, उनका जो सपना था कि उनका मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश हो, लोगों के बीच में उनको याद रखा जाए, ये चीज़ जो है ये मिस्टर टैलेंट की इच्छा थी। लेकिन उनकी फैमिली जो रिलेशंस वाले इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। When Johnson came for more of the contents of the box, he said that there was no sign of a masterpiece it, and that they were as bad as they will could be. फिर कुछ समय के बाद जॉनसन जो है वापस आता है उस बॉक्स से, मतलब और कंटेंट्स ले जाने के लिए, क्योंकि वो जो मैन्युस्क्रिप्ट ले गया था उसमें कहीं से भी उसको ऐसा कोई साइन नहीं मिला कि जिसमें से वो बेशकीमती चीज़ निकाल करके पब्लिश कर सके। और साथ ही साथ बोलता है कि इतना बुरा मतलब है, इतना बुरा था जितना बुरा हो सकता था। तो मीन ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट द मास्टरपीस फ्रॉम दैट मैन्युस्क्रिप्ट। उसमें से बेशकीमती चीज़ छापने लायक जो है कुछ उसको अभी तक मिला नहीं था जॉनसन को। अ पैथेटिक चैप टैलेंट ही सेड। मास्टर जॉनसन जो है बोलता है कि एक काफ़ी बुरा व्यक्ति है मिस्टर टैलेंट, उसको लिखना नहीं आता सही से। डोंट फॉर गॉड्स सेक लेट हिम गेट एट यू, आई इम्प्लोर्ड हिम, डोंट गिव वे, he'll haunt you as he is haunting me with that abominable pathos of his. Now let me explain you the word meaning first. Abominable means unpleasant. Now अब जो है नरेटर उसको वार्न करता है कि भगवान के लिए तुम कुछ ऐसा मत करना जैसा मैंने किया था। उसको अपने लाइफ में, मतलब उसको एक कोई ऐसा रास्ता मत दो, आई मीन किसको, मिस्टर टैलेंट को कोई ऐसा रास्ता मत दो कि वो तुम्हें हॉन्ट करे, परेशान करे, डराए, जैसा कि उसने मुझे कर रखा है। और जब वो डराएगा तो वो काफ़ी अनप्लेजेंट होगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो इस बात को मतलब ये वार्न करता है, चूँकि वो क्रिटिसाइज़ कर रहा था, उसको बुरा भला बोल रहा था मिस्टर टैलेंट को, तो इस चीज़ को वो नरेटर बोलता है कि मत करो ऐसा, क्योंकि वो यहीं पे कहीं पे है। उसको ऐसा लगता था कि उसका प्रेजेंस जो है उसी रूम में है। आई थिंक ऑफ हिम एंड हिज बॉक्स कंटिन्यूअली if I sit by my own fireside, I can hear him reading. नाउ नरेटर बोलता है कि मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ, उसके बॉक्स के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मतलब वो मेरे आसपास में ही बैठ करके मैं उसको सुन सकता हूँ कि वो रीडिंग कर रहा हो। When I am just going to sleep, मैं जब सोने जाता हूँ, I dream that he is looming over me and immense van moth. जब मैं सोने जाता हूँ तो उसके सपनों में वो आता है, उसके ऊपर लूम करता है, मंडराता रहता है। और उसको ऐसा लगता है जैसे कि एक वैन वैन मीन्स पेल, मतलब पीला जो मौत है, बड़ा सा जो मकड़ा होता है, उसके जैसा वो उसके ऊपर मंडराता रहता है। इफ़ आई फॉगोट सॉरी इफ़ आई फॉरगेट हिम फॉर अ लिटिल वाइल, a letter comes from one of his awful relation and recalls me। और जब मैं उसको कुछ समय के लिए भूल भी जाता हूँ तो ऐसा होता है कि उसके आई मीन सगे संबंधियों की तरफ से कोई पत्र आता है और फिर मुझे उसको पढ़ना पड़ता है और उसके बारे में जवाब देना पड़ता है। वी बैरी ऑफ टैलेंट, तो आप टैलेंट के केस में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, उसको कुछ ज़्यादा बुरा भला मत बोलो, उससे दूर ही रहो। ही डिड नॉट टेक माई एडवाइस, जॉनसन ने उसकी बातों को नहीं माना, उसकी सलाह को नहीं माना। बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड द बॉक्स ही वॉज
as much under talent's thumb as I was. और वो बॉक्स को पलटता गया और देखता गया, सब कुछ खोल के पढ़ने की कोशिश करता गया। और अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जितना मतलब भय या जो डर नरेटर को हो रहा था, उतना ही डर या भय जो है उसके दोस्त जॉनसन को होने लगा। Bitterly disappointed that there was no masterpiece, he was still loyal to the writer. Yet he was emotionally harrowed by the pitiful letters that the relations were now sending to all the papers. अब उसको डिसअपॉइंटमेंट लगा। अभी तक उसको इतना सारा लेटर उसने टिन बॉक्स का पलट के देखा, लेकिन कुछ भी उसको अपने फ़ायदे का जिसको वो पब्लिश कर सके वो उसको नहीं मिला। और फिर भी मतलब नरेटर बोलता है कि ही वॉज स्टिल लॉयल टू द राइटर। वो चाहता है कि अभी भी कोई ऐसा मास्टरपीस मिल जाए मैन्युस्क्रिप्ट का जिसको कि वो पब्लिश करे। उसके बावजूद ही वॉज उसको बाद में जो रिलेशंस के जो लेटर मिल रहे थे वो सारे उसी टीन बॉक्स में रखे हुए थे। और उन लेटर्स को देख करके वो काफ़ी इमोशनली हैरोड हो चुका था, क्योंकि जो लेटर्स लिखे गए थे, पिटफुल लेटर्स नो बाय द पिटफुल लेटर्स दैट जो रिलेशन वालों ने लिखा था, वो मतलब उस वर नाउ सेंडिंग टू ऑल द पेपर्स, वो पेपर्स के बीच में ही पड़ा हुआ था। और उन सारी चीज़ों को पढ़ पढ़ के उसका दिमाग जो है काफ़ी यू कैन से इमोशनली वो परेशान हो रहा था। So dear student, now we will continue this chapter in the next part of this video. Stay tuned with the channel, do like and subscribe the video and also share it with your needy friends जिनको ज़रूरत है उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। So we will meet in the next part of the video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.